नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से अपने चैनल में। आज हम फिर से आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस का एक बकेट लेकर आए हैं, एक क्लास लेकर आए हैं सदिश विश्लेषण की, ऑपरेशंस विद वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर एप्लीकेशंस के साथ किस तरीके से सोचना पड़ता है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन का अप्रोच वहाँ हमारा होना चाहिए, कैसे हम उसको जल्दी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर हम जो है आपके बीच में हैं। और सबसे बड़ी बात है जो समझने लायक है वो ये है कि क्वेश्चंस को बनाने का समय तो होता है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे पहली बार में पढ़कर हम राइट मेथड की तरफ जाएं, ये सब मैं सिखाने वाला हूं। और कैसे हम एग्ज़ाम में अपने आप को मार्किंग को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बिल्कुल भी शुरुआत से क्लास, पहली क्लास इससे पहले हम वेक्टर एनालिसिस की दे चुके हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हम आपको सेलेक्टेड करा चुके हैं। आज से फिर एक और क्लास आपके बीच में है। तो पहला क्वेश्चन आज का हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? एक एक लाइन, एक एक पॉइंट पर आप उसको मेजर करिए। x माइनस ए कैप, कैप का मतलब समझते हैं ना, यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। और x प्लस ए कैप इक्वल टू, उन्होंने कहा है कि 3 है, तो x मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? तो ज़रा देखिए, समझिए। x कैप, x वेक्टर है और a कैप है, इसके साथ x प्लस ए कैप इक्वल टू 3 उन्होंने कहा है। तो आप सीधा लगाइए, a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूलेट करेंगे तो x के x में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वो x का मॉड स्क्वायर बनता है और a कैप का स्क्वायर इक्वल टू 3। और a है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 1, 3, तो x मॉडुलस कितना हो जाएगा? स्क्वायर के साथ 4, तो x मॉड की जो वैल्यू होगी वो √4 इक्वल टू 2। तो कौन सा आंसर? बी इज करेक्ट। देखो कितना सिंपल है। a प्लस बी, आप कुछ मत लगाइए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि x की वेक्टर की x वेक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है डॉट प्रोडक्ट की वजह से। और ऐसे ही ए कैप का ए कैप के साथ करेंगे। ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है, तो उसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग बहुत तरीके से ट्राई करते हैं। कहते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, कहते हैं कि ए बी सी को आई जे के मानिए। नहीं, कुछ नहीं करना, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ए बी प्लस के सी क्रॉस सी प्लस ए, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है ऐसे का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब ये समझिए, आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, ए वेक्टर को इसके साथ एक्सप्रेस कर दीजिए, और एक्सप्रेस करके जो आंसर आएगा वो आपको आंसर लाना है। चलो करो एक्सप्रेस। कैसे करते हैं एक्सप्रेस? प्लस माइनस के साथ करिए। तो पहले, सबसे पहले हमको क्या करना है? ए को तो बाहर ही छोड़ दूँ, पहले बी को सी के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ बी क्रॉस सी। क्रॉस प्रोडक्ट में एक ही चीज़ का याद रखना है दोस्तों कि वो जिस नंबर पे होगा, बी देखो पहले नंबर से आ रहा है तो पहले नंबर पर होगा, सी का सी के साथ सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, और सी क्रॉस सी यहाँ 0 हो जाएगा। अब ए की वो करिए तो ये ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपलेट, ट्रिपल प्रोडक्ट बना दीजिए, या ट्रिपल प्रोडक्ट में आपका ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़िए। तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ ट्रिपल प्रोडक्ट में, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं है। ए की बी क्रॉस सी के साथ गुना, ठीक है, प्लस ए की बी क्रॉस ए के साथ गुना, और सी 0 हो जाएगा। ये तो आपको क्या हो गया? 0 हो गया, तो लिख नहीं रहा हूँ मैं इसको। और ए की सी क्रॉस ए के साथ गुना। और जब ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम टू सेम आता है, ए और ए है, ए और ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0, ये भी 0, तो बचा कौन? ये बचा। यानी आपका फाइनल आंसर आने वाला है ए बी कैप क्रॉस सी कैप। कौन सा आंसर है? ए कैप बी कैप सी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इनके बेसिक रूल को समझिए, इनके बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो समझिए। ए बी सी 3 इकाई सदिश हैं और इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस बी वेक्टर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक चीज़ तो पता है कि बी और सी कभी समांतर नहीं हो सकते। बी व सी समांतर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर समांतर होते समांतर नहीं हो सकते। अगर ये दोनों समांतर होते तो भैया इनका प्रोडक्ट 0 आ जाता, और इनका प्रोडक्ट अगर 0 आता तो ए के साथ 0 करते तो 0 आ जाता। इसका मतलब इनका ये समांतर नहीं हो सकते, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। तो अब बेसिक फार्मूला लगाइए। बेसिक फार्मूला क्या है, सबको पता है किसका। देखिए बेसिक फार्मूला बता देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का। इसके साथ मल्टीप्लाई ए डॉट सी, और क्या बाहर आएगा बी माइनस। देखो ए की शुरुआत वाले की लास्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और बी को बाहर कर दीजिए, माइनस साइन लगाइए, और इन दोनों की नज़दीक नज़दीक वालों की गुणा कर दीजिए और उसको बाहर कर दीजिए। ए डॉट बी सी इक्वल टू 1/2 बी। हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए जरा, हाँ या ना। क्लियर समझ आया, कोई दिक्कत? इसकी बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसको साथ रख दीजिए, इसके साथ ये। अब इस 1/2 ए को इधर उठा लो, तो ए डॉट सी, और दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ साथ की साथ ही, तो ए डॉट सी माइनस 1/2, इसके साथ क्या आ जाएगा बी वेक्टर, माइनस ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब देखिए किस किस को, बी और सी तो समांतर नहीं है, वो तो 0 नहीं हो सकती। तो अब किसको, अगर हमको इसको 0 करना है तो इसको 0 होना पड़ेगा और इसको 0 होना पड़ेगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 और दूसरा ए डॉट सी माइनस 1/2 इक्वल टू 0। और उन्होंने पूछा है ए और सी के साथ बना कौन, तो ये तो हमें परपेंडिकुलर मिल रहा है, ए और बी तो परपेंडिकुलर हुए, लेकिन उन्होंने पूछा ए और सी के बीच बना कौन, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ कर लेते हैं ए। अब मैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ए सी कॉस थीटा, और कितने के बराबर है इसकी वैल्यू 1/2 के। 1/2 को उधर ले गया, तो कितने के बराबर है 1/2 के। क्लियर है यहाँ तक, समझिए जरा। क्लियर। अब ए बी सी क्या है, 3 इकाई सदिश है। 3 इकाई सदिश है तो ए और सी की वैल्यू क्या होगी 1 × 1 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2। कॉस थीटा कितने की वैल्यू है 1/2 में, देखिए जरा। 1/2 किसमें 60 की, कॉस 60 की, कॉस 60 यानी π/3। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिल गया π/3। तो इन चीज़ों को आप समझिए। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और सी के बीच का कोण कितना π/3, ए और बी के बीच का कोण कितना है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। 2 एंगल आ गए, तीसरा भी अगर आपको निकालना पड़े तो तीसरा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से घटा दीजिए अगर ट्रायंगल बना रहे हैं तो, ठीक है ना। और ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई करिए, कुछ सोचिए उनके बारे में बी और सी को। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बल इतने बिंदु इतने से होकर कार्य करता है। एक बल इतने बिंदु से होकर कार्य करता है। बिंदु ए के परितः बल का आघूर्ण क्या होगा, बल का आघूर्ण क्या होगा, आपको ये बताना है कि बल का आघूर्ण क्या होगा। तो पहले आर निकालिए, आर निकालिए, आर कितना होगा वो आपको निकालना है। और आर क्रॉस एफ बलाघूर्ण होता है, आर क्रॉस एफ बलाघूर्ण होता है। तो पहले आपको आर निकालना है। कैसे निकालना है, बिंदु इतने के परितः आपको बल चाहिए और इतने से होकर जा रहा है, 2i + j + 3k से होकर जा रहा है इतने के परितः। और बल क्या है, बल इतना है F। तो F तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि 5i + 3j + 4k है, बल तो मुझे क्लियर दिख रहा है। और बिंदु इतने से होकर कार्य करता है और इतने के परितः पूछ रहा है, होकर जाता है। तो R निकालिए, R कैसे निकालेंगे, यानी R बराबर होगा इस बिंदु से 2i + j + 3k में से मैं क्या कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ,
आई प्लस 2j माइनस के को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटे तो आई, j माइनस के j, और 3 में से माइनस माइनस प्लस तो 4k। तो r वेक्टर जो हो गया i माइनस जे प्लस 4k हो गया। और अब पूछ रहे हैं बलागुण। बलागुण क्या होता है, r क्रॉस f। बलागुण क्या होता है, r क्रॉस f। तो r क्रॉस f आपका क्या हो गया, बल आघूर्ण। क्या हो गया, बल आघूर्ण। अब देखिए r क्रॉस f को मैं निकालना यहाँ बता रहा हूँ, r क्रॉस f बराबर आई जे के, और पहले r के कोफिशिएंट लेंगे 1 माइनस 1 और 4, फिर f के कोफिशिएंट लेंगे 5 3 4। अब आपको 2 लाइन और बढ़ा लेनी है, i और j वाली लाइन, 1 और 5 माइनस 1 और 3। चलिए ज़रा कैसे करेंगे, अब ऐसे एक तो माइनस के 4 आई, j 5 चौक 20 j, फिर k के साथ 3 एकम 3 k प्लस 3 k। क्लियर। अब ऐसे माइनस के साथ 5 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस के 5 आई, नहीं 5 k, आई नहीं होगा 5 k, तो कितना होगा 5 k, इधर लिख देता हूँ प्लस के 5 k को k के नीचे रख लीजिए, 3 चौक 12 आई माइनस के 12 आई, और 4 एकम 4 j माइनस के 4 j। अब घटा दीजिए, जोड़ दीजिए इनको, 12 और 4 16 आई, 20 में 4 घटे 16 j, और 5 3 8 k। अब देख रहे हैं हम सब में से 8 कॉमन है तो 8 कॉमन निकालिए, क्योंकि सब में प्लस का कॉमन है तो प्लस का ही निकालेंगे। माइनस के 2i प्लस के 2j और प्लस के k। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 8 माइनस के 2i प्लस के 2j प्लस के k। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, और देखिए तरीका देख लीजिए आप कैसे कैसे करने हैं, और ये तो कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाएगी। मुझे तो समझाना है इस वजह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये तो विद इन सेकेंड आपको पता होना चाहिए। जिसके प्रत्यय घूम रहा है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, जिस बिंदु से होकर जा रहा है उससे, तो आपको आर वेक्टर मिल जाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सदिश b जो सदिश a इतने के समरेख है और प्रतिबंध a डॉट b को 3 को संतुष्ट करता होगा, कौन सा होगा सदिश b। तो हमें कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट जिसके साथ 3 दे दे वही आंसर होगा। पहले के साथ करो, 2 दूनी 4/3 प्लस 1/3 और माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये तीनों दे 4 और 5 और 1 6/3, ये तो 2 दे रहा है, 2 आपका है नहीं। ठीक, अगले के साथ करें तो 2/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। तो यहाँ से 2/2 2 ऐसे कर लें 2, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, और 4 और 1 5 और 1 6, तो ये भी आपको 3 नहीं दे रहा है। इसके साथ देखें 2 एकम 2 माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, तो ये तो दोनों 1/2 1/2, ये भी 1 दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। सी बचा है, सी को देख लीजिए, 2 एकम 2 डी बचा है ना, 2 एकम 2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, 2 ये और आधा आधा मिलकर 1 बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुछ नहीं फॉर्मूला लगाना, आप एक्स वाई जेड वाई कुछ नहीं मानेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान के आप इक्वेशन बनाते हैं फिर सेटिस्फाई कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को, सीधा सीधा आपको काम करना है। और देखो पीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो एक एक क्वेश्चन की क्रियाविधि को आप समझिए, ध्यान से समझिए और तब करिए। देखो जरा अगला क्वेश्चन, अगला कह रहे हैं कि u बराबर i प्लस 2j माइनस के, v बराबर माइनस 2i प्लस 3k, w बराबर 7j माइनस 4k है द्वारा निर्मित समांतर षटफलक का आयतन। षटफलक का समांतर षटफलक का आयतन जो होता है वो होता है ट्रिपल प्रोडक्ट u v w, जो उसके वेक्टर हैं उनका ट्रिपल प्रोडक्ट पैरेललोग्राम का जो है आयतन होगा। तो कुछ नहीं करना, u के कोफिशिएंट पहले नंबर पे रख दो। देखो जरा, चलिए तो क्या होगा, u के रख रहा हूँ मैं 1 2 माइनस 1 k के v के माइनस के 2 3, अच्छा j तो जीरो है ना इसमें 3,
और W के ये 0 है, 7 और माइनस के 4। मैंने बताया हमेशा जब डिटर्मिनेंट निकालना पड़े तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए क्रॉस। अब देखिए ऐसे 0 0 7 दूनी 14 प्लस के 14 है ना, दोनों माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 दूनी 14। ऐसे देखिए 0 7 के 21 माइनस के 21 और 4 दूनी 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस के 16। पक्की बात है ना, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अच्छा माइनस ही आएगा, ये देखो माइनस ही आएगा, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस ऑलरेडी आता है। 14 और 21 ये माइनस के 23, माइनस को नेगलेक्ट करती है तो कितना हो गया 23 क्यूब यूनिट इसका वॉल्यूम हो गया। 23 क्यूब यूनिट इसका वॉल्यूम हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? 2 लाइन 2 स्तंभों को आप बढ़ा लीजिए और ऐसे करके लिखेंगे गुना तो प्लस में लिख दीजिए और ऐसे करके लिखेंगे तो माइनस में लिख दीजिए। आसान हो जाता है, दाबने वाबने का चक्कर ख़त्म हो जाता है, माइनर बनाने का चक्कर ख़त्म हो जाता है। जो आप माइनर बनाने की कोशिश करते हैं फिर उसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाता है, जिससे आपको बचना है और प्लस माइनस की मिस्टेक से बच जाते हो आप। चलिए, तो मेथड वो जो आपको पेपर में प्रेशर से बचाए, मेथड वो जो आपको पेपर में प्रेशर से बचाए। तो देखिए ज़रा, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को देखता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को हम करने जाएं सदिश इतने 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 के एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तो निम्नलिखित में कौन सा उनमें से किन्हीं दो के बीच का कौन हो सकता है। हमको एक चीज़ पता है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी ओवर मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ये हमको खूब आसानी से पता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या मॉड ए मॉड बी कभी रूट में मिल सकता है? जब तक आपके कोफिशिएंट सब पूर्णांक हों। तो ए डॉट बी, यहाँ से मैं कुछ अप्रोच उठा रहा हूँ और उस अप्रोच से आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ। ए और बी हो या बी और सी हो या सी और ए हो, सभी के कोफिशिएंट कैसे हैं? आप देख रहे हैं कि सभी के कोफिशिएंट है इंटीजर। कैसे हैं? इंटीजर्स कोफिशिएंट है, प्लस और माइनस के अंक इसके कोफिशिएंट है। तो कभी भी ए डॉट बी जो देगा वो हमेशा क्या देगा? इंटीजर देगा। क्या देगा? इंटीजर्स, वो हमेशा इंटीजर देंगे। ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लाइन्स या टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स इंटीजर वेन एवर इट्स कोफिशिएंट ऑफ इंटीजर। तो जब उसके कोफिशिएंट इंटीजर होंगे तो इंटीजर देगा। अब मुझे करना क्या है कि मैं इनका केवल क्या निकालूं? मॉडुलस निकालता हूं। पहले का मॉडुलस निकालूं तो देखो 2 दूनी 4, एकम 1 4, तो 4 चौक 16, 16 और 1 रूट में निकालें तो 16 और 4 20 और 1 21, रूट 21 हो गया। ये भी अगले का निकालूं तो एकम 1 3 3 9 5 5 25, 25 और 10 35, ये भी रूट 35 ऐसा हो गया। अगले का निकालूं तो कितना हो गया? 3 3 9 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 और 9 रूट 41। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी, देखो ये डॉट प्रोडक्ट होना है, कभी भी इरेशनल नहीं होगा, हमेशा इंटीजर आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट कैसा है? रूट में 6 के साथ है, ये भी नहीं हो सकता। मे भी ये हो सकता है, लेकिन अगर रूट 41 है तो कोई इनमें से एक और साथ होगा कि जिसके साथ मल्टीपल बना रहा होगा। अगर मैं इसके साथ रूट 21 लूँ तो ऊपर भी रूट 21 बन रहा होगा, वो इससे कटा होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। और रूट 21 कभी भी डॉट प्रोडक्ट बनता नहीं है। या मैंने रूट 35 लिया होगा तो नीचे भी रूट 35 बना होगा, क्योंकि रूट 35 से रूट 35 कटा होगा, तब जाके ये आंसर आ रहा होगा। क्योंकि नीचे हम सिंगल का मॉडुलस ना लेकर हम लेते हैं डबल का मॉडुलस। तो अगर आपको ये थिंक प्रोसेस आ गई तो आपको ये पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आप 1 सेकंड में कर सकते थे कि ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर कट हो जाएगा और इसमें से क्या जाएगा? नन ऑफ दीज आ जाएगा। नहीं तो आप बैठ के पूरे 1.5-2 पेज का बनाना, ए डॉट बी निकालो, हर बार ए डॉट बी इसको डिवाइड करो और तब करो। अगर ये थिंक प्रोसेस आ गई आपके अंदर, अगर ये तरीका आपके अंदर आ गया तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को बना के निकाल सकते हो। विद इन सेकेंड देखते कि ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, उसमें चेक करते कि भाई रूट 41 और रूट 35, रूट 21 कुछ तो ऐसा हो जो इसके साथ हो, वो है नहीं तो आंसर बनेगा नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हमेशा से रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाते समय आप बड़ा विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना? थिंक प्रोसेस जनरेट करिए। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल भी
द वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच दैट इतने 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 कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का क्या होता है? कोप्लेनर का समझिए, कोप्लेनर समतलीय, हिंदी में क्या कहते हैं? समतलीय। अगर समतलीय है तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लगा दीजिए ट्रिपल प्रोडक्ट का। ट्रिपल प्रोडक्ट लूँ तो पहले वाले का 2 -1 और 1, अगले वाले का 1 2 -3। अच्छा पहले वाले 2 गए ना, तीसरे वाले का 3 p और 5, देख लेना गलत नहीं हो। 2 -1 और 1, 1 2 -3 3 p 5। एक लाइन और बढ़ा लीजिए। तो लाइन कौन सी बढ़ेगी? पहला वाला स्तंभ बढ़ेगा 2 1 3, दूसरा वाला स्तंभ बढ़ेगा -1 और p। चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दूनी 5, 2 दूनी 4 पंजे 20, अरे 5 दूनी 10 दूनी 20। आप देखो 3 तिया 9 और प्लस के 9, इसको देखें प्लस के p। अब ऐसे गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6, किसका आएगा? माइनस का 6। अरे समझ पा रहे हैं ना? और 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस के 6p, ठीक है ना? 3 दूनी 6 माइनस के 6p, और माइनस ऑलरेडी आता है तो प्लस, तो ये भी हो गया। अब 5 से एकम 5, माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस के 5, और ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो देखो 6 और 1 7p, 7p, और 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 में से 6 घटे तो 28, 34 में 6 घटे तो 28। क्लियर है? देखो जरा गुणा भाग में कोई दिक्कत? 28। तो 7p इक्वल टू कितना हो जाएगा? दूसरी तरफ ले जाएंगे -28, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा? -28 ओवर 7, तो p इक्वल टू कितना हो गया? -4 आंसर। तो ये समझने वाली बात है कि आप उसको कितनी जल्दी अप्रोच लगा के बना पा रहे हैं। तो कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े, 2 कॉलमों को आप बढ़ा लीजिए। 2 कॉलमों को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। पहले 3 पड़ी लाइनों को आप प्लस में लिखेंगे, ऐसे आप खड़ी लाइनों को आप माइनस में लिखेंगे। हो गया क्वेश्चन। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि r किसी कण की स्थिति सदिश है जिसका द्रव्यमान m किसी बिंदु O के सापेक्ष है तो सदिश योग h समीशन r इंटू एम वी। देखो समीशन r क्या है और एम वी, अब हमको यहाँ से बताना है कि ये क्या है। एम आर वी को कहा जाता है, ये आपको बताना है कि क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखो एम वी अगर होता तो मोमेंटम हो जाता, गति, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है? समीशन एम आर क्रॉस वी। देखिए समझिए, यानी द्रव्यमान के सापेक्ष आप किसी गति से उसको रोटेट कर रहे हैं। द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में आप उसकी गति को रोटेट कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि समीशन आर वेक्टर क्रॉस एम वी, यानी उसके मोमेंटम को विद रेस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन आप मोमेंट घुमा रहे हैं। अरे कोई ये मानिए कोई ये चक्का है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इसके वेट को लेकर ऐसे घुमा रहे हैं। तो जब वेट को लेकर घुमा रहे हैं तो क्या चेंज कर रहे हैं? उसका एंगल बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं। और थीटा इसमें केवल एंगुलर नहीं है, थीटा केवल थीटा नहीं है, थीटा केवल थीटा नहीं है, क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये समझो। तो कौन सी गति हो रही है? एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम बनना है। अगर हम वजन लेके नहीं बढ़ते तो केवल थीटा थीटा होता। हम क्या कर रहे हैं? इसके वेट को लेकर ही मूवमेंट करा रहे हैं, उसके वेट को लेकर ही मूवमेंट करा रहे हैं। सिग्मा समीशन आर क्रॉस एम वी। तो समझिए, तो क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टैटिक्स क्या था? वेक्टर में पूछा है, क्योंकि वेक्टर में ये होता है। समझिए, इफ ए यूनिट वेक्टर इन xy plane makes an angle of 45 with the vectors i plus j and an angle of 60 with vector 3i minus 4j, the vector will be। तो कह रहे हैं यदि कोई इकाई सदिश xy प्लेन में, देखो xy प्लेन में अगर वो है
तो एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। और इकाई सदिश है तो x और y क्या है, इकाई सदिश है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इकाई इकाई को जोड़ा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि कोई इकाई सदिश यानी ये दो है, ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या देगा 1, यानी इसका मापांक क्या देगा 1 देगा। इक्वेशन 1 इसको कर देता हूँ, समझ ही पाए। यदि वो कह रहा है कि यदि कोई इकाई सदिश एक्स वाई प्लेन में है, तो मैंने एक्स वाई प्लेन में सदिश मान लिया कि एक्स आई प्लस वाई जे है, उसका मॉडुलस क्योंकि इकाई सदिश है तो उसका मापांक जो होगा वो 1 होगा। अब इससे आगे का बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि आई प्लस जे के साथ तो बनाता है 45 डिग्री का एंगल, तो एक्स प्लस वाई बराबर कॉस कितना 60 नहीं 45, ऐसे नहीं, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखो, आई प्लस जे के साथ क्या बना रहा है एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है दोनों के साथ, तो एंगल बनाएगा एक्स, इसका मॉडुलस ले लेता हूँ। देखो समझो क्या कर सकते हैं हम, इसका मॉडुलस ले लीजिए। तो मॉडुलस ऑफ पहले का तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे का लेंगे तो आई प्लस आई रूट आई प्लस कॉस 45। अब समझिए एक्स आई के साथ एक्स प्लस इसके साथ वाई, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि 1 है, और √2 और cos 45 की 1/√2, तो यहाँ से ये √2 से √2 कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो एक इक्वेशन और बन गई, सेकेंड इक्वेशन। समझे ना समझे, x प्लस वाई बराबर 1। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 60 डिग्री का कौन बनाता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x की गुना 3 के साथ तो 3x, y की गुना j के साथ तो -4y, और क्या कह रहे हैं कि ये तो 1 ही हो जाएगा, दूसरे का मॉडुलस और ले लीजिए, 3 3 9 4 4 16 5, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 3x माइनस के 4y बराबर 5/2। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों से एक वैल्यू निकालूं, x और y की वैल्यू अगर आ जाएगी मैं इसमें रख दूंगा, आंसर मिल जाएगा मुझे। तो ज़रा देखिए इसमें कितने की गुना कर दूं, इसमें कर दूं 4 की गुना, तो 4x माइनस के 4y बराबर 4, तो प्लस प्लस के है ना, ये कैंसिल, 4 3 7x बराबर 4 दूनी 8 5 13/2, तो x बराबर यहाँ से आ गया 13/14, और अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू 1 माइनस 13/14, तो 1/14 आ जाएगी। पक्की बात है ना, 4 दूनी 8 5 13 13/2, 4 3 7, ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमको ये देखना है क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली बात तो इनमें से कोई सी वैल्यू सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, और मैं अगर x और y की वैल्यू यहाँ रखूँ तो 13/14 और 1/14, 13 13 में 169, 14 196 प्लस 1/196, तो ये तो 170/196 हुआ, जो कि 1 नहीं आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ना तो आपका आंसर ये बनेगा, ना आपका आंसर ये बनेगा, ना आपका आंसर ये बनेगा, कौन सा आंसर बन जाएगा, नन ऑफ दी। और देखिए पीजीटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से जब आप समझ रहे हैं, प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो वहाँ तो आप करने में तो हेजिटेट होंगे ही नहीं, और बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को वहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार का थिंक प्रोसेस आपको जनरेट करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही आपके साथ जुड़ेंगे, और ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे ही मेथड के साथ आपके साथ हम कंटिन्यूसली जुड़ते रहेंगे। बस अगर आपको अच्छा लगा हो, मोटिवेशन के लिए आप हमें लाइक कर दीजिए, हो सके जो नीडी स्टूडेंट हो उनको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ वेक्टर एनालिसिस की अदर क्लास। धन्यवाद।